बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए शहाबनामा की अगली किस्त की जानिब बढ़ते हैं। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरा जिस्म यूं टूट रहा था जैसे सड़क फूटने वाला इंजन मुझे रोंदता हुआ गुजर गया हो। नाशकीब आरज़ुओं के कोड़े कोड़े बड़ी सफाकी से मेरी कमर पर बरसने लगे। नासुफ्ता ख्वाहिशात का गरम गरम धुआं अट्टी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चारदीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपनी लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुट गया। मेरे सर में काले काले भूंड और जहरनाक भीड़ें हवाई जहाज़ के इंजन की तरह भिन-भिनाने लगी और मेरे जिस्म पर ऊपर से नीचे तक तेज़ रफ्तार छिपकलियों की फ़ौज दर फ़ौज उछलने कूदने और सरसराने लगी। मैं घबरा कर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कह के मार मार कर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लिपट कर खड़ा हो गया और देर तक ज़ोर ज़ोर से जवाबी कह कहे लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुक कर मुझे घूरा और अब शराबी होने का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार ना थी। दुकानों पर लगे हुए साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी ज़ुबानों में लिखे हुए नज़र आ रहे थे। गली कुचों की बेगानगी मुझे कदम कदम आवारा कुत्ते की तरह धुतकारती थी। घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदियों से आह तूह करके मेरे मुंह पर थूकते थे। सड़कों के मोड़ जगह जगह मेरा रास्ता रोककर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कोड़ी की तरह कभी इधर भटकता था, कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क, कोई गली, कोई कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार ना था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाज़ा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोश मादर की तरह वाह था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार में आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवजू अंदर घुस गया और मज़ार की एक मेहराब से टेक लगाकर बैठ गया। बड़ी देर तक आंखें बंद करके इंतहाई नहमाक के साथ चंद्रावती चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकायक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मेरी महरूमी का आतिशा भक से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खोलता हुआ लावा उबल उबल कर मेरे रूमे रूमे से परनालों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मेहराब के कोने में सर दिए धाड़े मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। इसके बाद मुझे कुछ ऊँग सी आ गई। एक मोटे से मतवल्ली ने मेरी पसलियों में लाठी का ठोका दिया और मुझे बेदार किया और डांट कर कहा, तुम यहाँ खराटे लेने आए हो? बदनसीब कहीं के, उठो अपनी दाद फरियाद का वावेला मचाओ। हज़रत अता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सबकी सुनते हैं। मैंने उठकर मस्जिद के तालाब पर वज़ू करने के बहाने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर वापस आकर अपनी मेहराब में बैठ गया। मेरे गिरदोपेश कई लोग बड़े खुशू व खुशू से अपनी अपनी मुरादें मांग रहे थे। कोई रोज़गार मांग रहा था, कोई रिस्क मांग रहा था, किसी को बीमारियों से शिफा की तलब थी, कोई मुकदमा जीतने की दुआ कर रहा था। मैंने भी बड़ी यकसुई से अपनी मुराद मांगने की तैयारी की, लेकिन मेरी ज़ुबानदानी की सारी महारत धरी की धरी रह गई। मेरे दिल की आरज़ुएँ इस कदर नंगी थीं कि अल्फाज का कोई जामा उस पर पूरा ना उतरता था। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से फ़साहत और बलागत और सलासत और शराफ़त और शाइस्तगी के पेवंद लगा लगा कर बहुत से फ़िक्रे बनाए, लेकिन एक फ़िक्रा भी ऐसा ना था जो दरअसल चंद्रावती की बेआबरूई ना करता हो। बुज़ुर्गों के मज़ार पर इस किस्म के अंदाज़े गुफ्तगू और इस किस्म के इज़हार तमन्ना से मुझे हजाब सा आ गया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह भी क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ मेरे सामने कैसी उल्टी बातें कर रहा है। तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में जूता उठाए अपनी जानब लपकते हुए नज़र आए तो मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। हंसते हंसते मैंने उठकर एक छलांग लगाई और आसपास बैठे हुए ज़ायरीन को रोंदता हुआ बाहर भाग आया। बस उस एक छलांग में तहलील नफ्सी का बेड़ा पार हो गया और कथारसिस के बाद अपने कमरे में वापस आकर बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो गया। सुबह हुई तो नहाया धोया, नया सूट पहना और साइकिल लेकर सीधा चंद्रावती के आश्रम पहुंच गया। वो बेवकूफ़ सी लड़की अभी तक माजी की दलदल में मुंह फुलाए बैठी थी कि मैंने उसकी गुंडेरियां नाली में क्यों फेंक दी थीं। मैंने बड़ी आजिज़ी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन वो बदस्तूर रूठी रही। इस पर मैंने अपनी तरफ चाल चली, बाईसाइकिल एक तरफ रख दी और चंद्रावती के सामने ऐन बीच बाज़ार सड़क पर नाक से लकीरें निकालने की तैयारी करने लगा। आश्रम के दरवाजे पर बरसरे-आम ऐसी हरकत से बड़ी जगहसाई का ख़तरा था, इसलिए वो फिलफौर मान गई और हम दोनों साइकिल पर सवार होकर लारस गार्डन चले आए। उस रोज़ सारा दिन चंद्रावती कुछ खोई खोई रही। मेरा अफलातूनी राज और न्याज उसकी कुछ समझ में ना आया। मेरे गैर मामूली नशातो अमसात की बज़ाहिर कोई वजह नज़र ना आती थी। इसने 2-3 बार नाक सुकेड़ कर मेरा मुंह सूंघने की कोशिश की कि मैंने कोई नशा तो नहीं किया। चंद्रावती भी अजीब मुअम्मा थी। मेरे अयाम जाहिलियत की छोटी मोटी ज़्यादतियों और बदअतवारियों को तो वो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जब मैं शराफत और शाइस्तगी का लिबादा ओढ़कर उसके सामने आया तो वो बुरी तरह बोर होने लगी। साइकिल की सवारी से उसका जी भर गया। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, लारस गार्डन की कशिश ख़त्म हो गई। बीडन रोड पर दही भल्लू और गोल गप्पों का शौक भी पूरा हो गया। कामरान की बारादरी में इकट्ठे बैठकर घंटों रावी की लहरें
गिनने का मुश्किल भी बंद हो गया। वो छोटी छोटी बात पर मेरे साथ उलझने लगी। उस पर एक बेनाम सी अक्ल खरापन छा गया था और वो बात बात पर बरहमी झंझलाहट और आज़ुर्दगी का इजहार करने लगी। एक रोज़ वो किसी दुकान से कमीज़ का कपड़ा ख़रीद रही थी। रंगों के इंतखाब में मैंने कुछ दखल दर माकूलात किया तो वो बिगड़ कर अपने से बाहर हो गई और ख़रीदारी छोड़ छाड़ कर पैदल ही आश्रम को वापस लौट गई। अगले रोज़ मैं उससे मिलने गया तो पिंजरा खाली था। उसने आश्रम छोड़ दिया और अपना सामान लेकर वो एमनाबाद चली गई थी। मैं उसके ताक़ुब में भागम भाग एमनाबाद पहुंचा। वो एक चटाई पर बैठी अपनी माँ की मशीन से कुछ कपड़े सी रही थी। मैंने उसके सामने अपने गिलों और शिकों का पूरा दफ्तर खोल दिया। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 दिन बाकी थे। वो इतने रोज़ पहले ही कॉलेज छोड़कर क्यों चली आई? लाहौर को चुपचाप चोरों की तरह क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों खबर ना की? चंद्रावती अपनी नज़रें सिलाई मशीन पर गाढ़े खामोशी से मशीन चलाती रही। मेरे सवालों का उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन कपड़े सीते सीते सर ऊपर उठाए बगैर उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लहजे में मुझे आगाह किया कि उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो सारी गर्मियों की छुट्टियाँ कपड़े सी कर कपड़े पैसे जमा करेगी और सितंबर के महीने में अपनी माता को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए बनारस चली जाएगी। प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तंजन कहा, लेकिन कॉलेज में तुम्हारी जगह पढ़ाई कौन करेगा? चंद्रावती ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए ज़ोर ज़ोर से मशीन चलाती रही। कोई आधा घंटा हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर किसी रोज़ आऊँगा। ना जी ना, चंद्रावती ने जल्दी से कहा, अब छुट्टियाँ बिल्कुल ना आना, मेरे काम में हर्ज होता है। छुट्टियों के बाद हाजिर होने की इजाज़त है या वो भी नहीं? मैंने किसी कदर तल्खी से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने रूठे हुए बच्चे की तरह मुँह फुलाकर कहा। वो सर झुकाए खट खट मशीन चलाती रही। मैं कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर बाईसाइकिल संभाल कर चला आया। लाहौर आकर मैंने ट्यूशन के इश्तहार ढूंढने शुरू कर दिए और गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने के लिए कैम्बलपुर में एक राय बहादुर के यहाँ ट्यूशन कर ली। एक लड़का बीए की तैयारी कर रहा था, दूसरा सेकंड ईयर में था। 2 लड़कियों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तहान देना था। चारों को 2 माह पढ़ाने का 200 रुपया मुशाहरा तय हुआ। राय बहादुर ने रहने के लिए मुझे अपने पटवार खाने में एक जगह दे दी, 2 वक्त का खाना और एक मुसलमान कारिंदे के हाथ से मुकर्रर कर दिया। राय बहादुर की मिन्नत समाजत करके मैंने 100 रुपया पेशगी वसूल कर लिया और उसे एक बड़े खुश आमदाना ख़त के साथ चंद्रावती की खिदमत में भेज दिया। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत डांट डपट से उसको ख़त लिखा कि वो सिलाई मशीन पर अपना वक्त ज़ाया ना करे, बल्कि अपने इम्तहान की तैयारी करे। बनारस यात्रा के लिए 200 रुपया फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। चंद रोज़ के बाद मनी ऑर्डर जूँ का तू वापस आ गया। अगले माह मैंने पूरे 200 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा, वो भी उसी तरह वापस आ गया। छुट्टियों के बाद मैं खुद एमनाबाद गया और वो चारपाई पर बीमार पड़ी थी। उसकी माँ पास बैठी पंखा कर रही थी। मुझे देखकर चंद्रावती उठकर बैठ गई। मैंने शिकायत की कि उसने मेरे भेजे हुए पैसे वापस क्यों कर दिए थे, मनी ऑर्डर क्यों किया था। चंद्रावती ने तुनक कर कहा, खुद क्यों नहीं आए? खुद कैसे आता, मैंने जवाब दिया। तुमने खुद ही तो मना किया था और कहा था छुट्टियों में ना आना, मेरे काम का हर्ज होता है। हाय राम, चंद्रावती ने माथे पर हाथ मारकर कहा, तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान बैठती हो? चंद्रावती के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेख्तियार इस गर्कशुदा लाश की तरह हाथ पाँव मारने लगा जिसकी आंख यकायक खुल जाए और उस पर यह इंकशाफ हो कि जहाँ वह डूबी पड़ी है वहाँ पानी नहीं, महज शराब है। मैंने एक एक करके अपनी उंगलियों पर उन मौक़े को शुमार करना शुरू कर दिया जब मुझे चंद्रावती की बात को सच नहीं समझना चाहिए था, लेकिन हमाकत से ख्वामखा सच मान बैठा था। चंद्रावती ने पंखे की डंडी मेरे सर पर मारकर मुझे चुप कराया और कहा, बस बस, अब ज़्यादा हिंदी की चंदी ना करो, बिल्कुल दूध पीते बच्चे बन गए। क्यों ना बनता, मैंने भी सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू कर दिया। तुम मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी का गिलास तक न पियो। अरे भाई, पानी का गिलास तो पानी का गिलास होता है, चंद्रावती ने अजीब तौर पर हंसकर कहा। बंदा परिंदा तो पानी का गिलास नहीं हुआ करता ना। इतना कहकर वो एकदम संजीदा हो गई और बोली, तुमने वो कैम्बलपुर वाले पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए? अब मुझे वाकई ज़रूरत है। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने मुझे अपनी बीमारी की राम कहानी ऐसे अंदाज से सुनाई जैसे कोई शोख बच्चा स्कूल में अपनी शरारतों के कारनामे सुनाता है। एक दिन यूं ही बैठे बैठाए उसे हल्की हल्की हरारत शुरू हो गई, फिर खांसी के साथ तेज़ बुखार हो गया। एमनाबाद के वैद्य ने तप्पे मुहर का तशखीस किया और ठंडे शरबतों से इलाज करता रहा। खांसी बढ़ती गई और 21 दिन गुजरने के बाद भी जब बुखार न टूटा तो वो घबराकर गुजरांवाला अस्पताल में सिविल सर्जन के पास चली गई। डॉक्टर ने एक्सरे लिया, खून टेस्ट किया, थूक का मुआयना किया और नतीजा ये निकाला कि चंद्रावती को 3रे दर्जे की टीबी हो गई है। टीबी की खबर सुनकर जगदीश चंद्र आरती ने चंद्रावती की मां को अपनी घरेलू मुलाजमत से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने भी उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। अब वो माँ बेटी अपनी सिलाई मशीन बेचकर खाने पीने और दवा दारू का काम चला रही थी।
मैं हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन सुबह सवेरे बाईसाइकिल पर सवार होकर एमनाबाद चला जाता था। सारा दिन माँ बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता और गप्पे हाँकता और शाम को बाईसाइकिल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्ता रफ्ता चंद्रावती की खांसी के दौरे बहुत बढ़ गए। खांसी की धुनकनी घंटा घंटा भर बड़ी बेरहमी से चलती और वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाती। ये देखकर मैं एमनाबाद उठाया। दिन भर चंद्रावती के पास रहता। रात को एक मुकामी मस्जिद के सहन में पढ़ के सो रहता। एक रोज़ चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांस सी अटक गई। उसने ज़ोर से खंखार कर गला साफ किया तो होली की पिचकारी की तरह उसके मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। साथ ही उसे शिद्दत के हाल लग गए। देखते ही देखते उसका चेहरा सुनार की खटाली में घुलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसका तन बदन इस तरह घुलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होने लगती है। अब वो ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां खरीद लाया। चंद्रावती की माँ ने उन्हें काट कर 8-10 गद्दियाँ सी बना लीं। वो ये गद्दियाँ चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर बिछा देती थी। जब कुछ गद्दियाँ मैली हो जाती थीं तो मैं उन्हें लपेट कर ले जाता था और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएं में धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का ये हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा अहवाल हमदर्दी से सुनकर उसने मेरे साथ एमनाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपये फ़ीस लेकर एक नए मिक्सचर का नुस्खा ज़रूर लिख दिया। मैं मिक्सचर बनवाकर एमनाबाद पहुंचा तो चंद्रावती सुर्गबाश हो चुकी थी। शाम तक अर्थी तैयार हो गई। शमशान भूमि में 2.5 मन सूखी लकड़ी की चिता बनाई गई। चंद्रावती को उसमें लटाकर बहुत सा घी छिड़क कर संदल के एक छोटे से टुकड़े से उसको आग दिखा दी गई। शोले भड़क भड़क कर अजदहों की तरह हवा में ज़बानें निकालने लगे। 2-3 ब्राह्मण ज़ोर ज़ोर से मंत्र अलापने लगे। एक साधु ने शंख बजाया। चिंगारियाँ चटक चटक कर दूर दूर तक आने लगीं और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक न पिया था। चंद्रावती की माता ने एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के फूल चुने और राख समेट कर एक पोटली में बांध दी। लाहौर आकर मैंने अपना बाईसाइकिल बेच दिया और चंद्रावती की माँ को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार करा दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जब बनारस वाली ट्रेन रवाना हो गई तो उसकी पिछली सुर्ख बत्ती देर तक अंधेरे में खून आलूद जुगनू की तरह टमटमाती रही। प्लेटफॉर्म पर तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से निकलकर बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के ज़ोर से गायब हो गए थे। आद और समूद की बस्तियों की तरह इस शहर खामोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर ऊंधी पड़ी थीं। हर जानिब खंडर ही खंडर थे। इस वीराने में मफलूज हाथ की बेहिस लकीरों की तरह सिर्फ उन मुर्दा शाहराहों का जाल बिछा हुआ था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ साइकिल चलाया करता था। कई रोज़ तक मैं दिन रात इन शाहराहों पर पाँव प्यादा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मज़ीद चलने की सकत बाकी ना रही तो मजबूरन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का उन्वान चंद्रावती था और उसका पहला फिक्रा ये था, जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई। उसे मरे हुए 3रा रोज़ था। अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शेरानी की खिदमत में भेज दी। उन्होंने इसे पसंद फरमाया और मुझे बड़ा प्यारा ख़त लिखा। अफसाना उन्होंने रोमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिकनसन क्लास लेकर हस्बे मामूल लाउन से गुजरे। मुझे देखकर बोले, हेलो रोस्टिंग अलोन, वेयर इज़ योर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज़ मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियाँ लेकर कहा, सर शी हैज़ रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन। तो दोस्तों ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।